नमस्ते। वेलकम टू फैंटम दास्तान। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तान, द पेल लेडी। आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा इसके बारे में, है ना? कभी किसी कहानी में, किसी डरावनी फिल्म में, या शायद किसी लोक कथा में। हाँ, बिल्कुल। ये पेल लेडी या फिर व्हाइट लेडी, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी फैला हुआ है। एक धुंधली सी सफ़ेद या पीले रंग की आकृति और अक्सर किसी दुखद, ट्रैजिक कहानी से जुड़ी हुई मिलती है। एग्जैक्टली तो आज हम इसी रहस्य की तह तक जाने वाले हैं, गहराई से समझेंगे इसे। हमारे पास कई सोर्सेज हैं, कुछ फिल्म एनालिसिस हैं, कुछ पुरानी किताबें, लोक कथाएं भी हैं, और हाँ, ऑनलाइन डिस्कशंस भी। हम्म। आज का मिशन है ये समझना कि ये पेल लेडी आखिर है क्या चीज, कहाँ से आई है, अलग-अलग कहानियों में इसका रूप क्यों बदल जाता है, और वो सबसे बड़ा सवाल, ये बार-बार हमारे सामने आती क्यों है? व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड हर? बिल्कुल। और ये देखना काफ़ी फैसिनेटिंग होगा कि कैसे एक ही मूल विचार, एक पेल या वाइट स्पेक्ट्रल वुमन, अलग-अलग कल्चर्स में, अलग-अलग आर्ट फॉर्म्स में नज़र आता है और लोग उसके क्या-क्या मतलब निकालते हैं। तो चलो, इन सोर्सेस की परतें खोलते हैं, देखते हैं ये पेल लेडी का रहस्य हमें कहाँ ले जाता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं कुछ जो कंपैरेटिव में मॉडर्न है, हम्म। पर उतना ही डरावना। हम्म। गियर्मो डेल टोरो की फिल्म पैन्स लैबिरिंथ, और उसका वो किरदार, पेल मैन। ओह गॉड, वो किरदार आज भी याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, वो बैठा हुआ है उस टेबल के सामने, इतना अजीब और एकदम खाली सा, आईज ऑन द हैंड्स, क्रीपी। डेफिनेटली क्रीपी। वो सीन दिमाग में एकदम छप जाता है। लेकिन देखो, डेल टोरो के लिए ये सिर्फ एक डरावना मॉन्स्टर नहीं है। उन्होंने बताया है कि इसका सिंबोलिज्म बहुत गहरा है, बहुत लेयर्स हैं इसमें। अच्छा, क्या मतलब? वो कहते हैं कि पेल मैन असल में कैथोलिक चर्च का प्रतीक है और फांसीवाद का भी, खासकर स्पेनिश सिविल वॉर के दौरान चर्च की जो भूमिका थी उसका। वाओ, चर्च और फाशिज्म। हाँ, इट रिप्रेजेंट्स इंस्टीट्यूशनल इविल, मतलब ऐसी बुराई जो सिस्टम में बसी हुई है और जो कमजोरों का, लाचार लोगों का फायदा उठाती है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मतलब वो सिर्फ बच्चों को खाने वाला राक्षस नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। और डेल टोरो ने 2017 में ट्वीट भी किया था ना, कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं कि वो पेल यानी गोरा और मैन यानी आदमी है। मतलब ये सब जानबूझकर किया गया है। हाँ हाँ, बिल्कुल डेलिबरेट है। और फिल्म में इसकी क्लूज भी बिखरे पड़े हैं अगर ध्यान से देखो तो। जैसे वो टेबल के हेड पर बैठता है, ठीक उसी जगह जहां फिल्म का विलन, वो फांसीवादी कैप्टन विडाल, दावत वाले सीन में बैठा था। ओह हाँ, वो सीन। ये कनेक्शन तो जबरदस्त है है। ना? और उसकी आंखें जो वो अपनी हथेलियों में लगा लेता है देखने के लिए, कितना ग्रोटेस्क डिटेल है। उफ, हाँ। और वो भी सिंबॉलिक है। ये कैथोलिक संत सेंट लूसी का रेफरेंस है। उन्हें अक्सर उनकी आंखें एक प्लेट पर रखे हुए डिपिक्ट किया जाता है। अच्छा, तो यहाँ भी धर्म का कनेक्शन साफ है। बिल्कुल। फिर उसके पीछे जो आग जल रही है, उसे नर्क के दरवाजे की तरह इंटरप्रेट किया जा सकता है, हेल्स गेट। और वो सीन जब ओफेलिया, जो फिल्म की मेन कैरेक्टर है, वो मना करने के बावजूद टेबल से एक अंगूर उठा के खा लेती है। एग्जैक्टली। वो सीधे बाइबल की कहानी की तरफ इशारा है, आदम और हवा और वो फॉरबिडन फ्रूट वाली बात। और पेलमैन का हुलिया देखो, वो मशहूर स्पेनिश पेंटर गोया की पेंटिंग है ना, सैटर्न डिवोरिंग हिज सन, उससे कितना मिलता जुलता है। हाँ, मैंने देखी है वो पेंटिंग, बेहद डरावनी है। डरावना ये है कि कैसे वो मासूमियत को खा रहा है, जबकि उसके सामने पूरी दावत सजी हुई है। डेल टोरो के मुताबिक ये चर्च की भूख दिखाता है मासूमियत के लिए, दौलत और पावर के होते हुए भी। ओह माय गॉड। और वो बच्चों के जूतों का ढेर जो उसके कमरे में पड़ा है, हाँ, वो तो सीधा हॉलोकॉस्ट की याद दिलाता है। कितना चिलिंग डिटेल है वो। बिल्कुल। तो आप देख सकती हो कि ये किरदार कितना लेयर्ड है। ये सिर्फ एक डरावना मॉन्स्टर नहीं है, ये सत्ता, धर्म, लालच और मासूमियत के कुचले जाने का उसका प्रतीक है। ये फिल्म के कोर थीम से जुड़ता है, फैंटेसी बनाम रियलिटी और सुपरनैचुरल डर बनाम असली दुनिया का डर। डेल टोरो ये दिखा रहे हैं कि असली राक्षस तो शायद इंसानी दुनिया में ही है। माइंड ब्लोन। सीरियसली, एक किरदार के पीछे इतनी गहरी सोच कमाल है। चलो अब एक दूसरी पेल लेडी की तरफ बढ़ते हैं, जो शायद बहुत लोगों के बचपन का डर रही होगी। हाँ, कौन सी? एल्विन श्वार्ट्ज की किताब स्केरी स्टोरीज टू टेल इन द डार्क, और उसकी कहानी द ड्रीम। ओहो, हाँ बिल्कुल। और स्टीवन गैमल के इलस्ट्रेशंस, उन्होंने तो उसे और भी आइकॉनिक बना दिया। वो चेहरा, वो खाली आंखें, उफ। हाँ,
रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहानी वैसे सिंपल है। लूसी मॉर्गन नाम के एक आर्टिस्ट है, वो एक अजीब सपना देखती है जिसमें एक औरत है, एकदम पीला चेहरा, काली आंखें और काले लंबे बाल। और वो औरत लूसी को वार्न करती है, चेतावनी देती है, कहती है दिस इज एन ईविल प्लेस, फ्ली व्हाइल यू कैन, भाग जाओ यहाँ से। क्लासिक गो स्टोरी सेटअप, एक चेतावनी देने वाला भूत। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है ना? हाँ, श्वार्ट्ज जो थे वो अपनी कहानियों के सोर्सेज बताने के लिए जाने जाते थे। मतलब वो बताते थे कि कहानी कहाँ से ली, किस लोक कथा पर आधारित है। पर द ड्रीम के लिए उन्होंने सोर्स नोट में बस इतना लिखा, दिस ड्रीम इज अ पजल, पहेली है ये सपना। वियर्ड। उन्होंने इसका सोर्स क्यों नहीं बताया? ये वाकई क्यूरियस है। और जब रिसर्चर्स ने थोड़ी खोजबीन की तो पता चला कि ये कहानी शायद सीधे किसी लोक कथा से नहीं आई है। अच्छा, तो फिर कहाँ से? इट सीम्स टू बी इंस्पायर्ड बाय, मतलब ये प्रेरित लगती है एक भूतिया कहानी से जो एक विक्टोरियन लेखक थे ऑगस्टस हेयर, उनकी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई लाइफ में मिलती है। ऑगस्टस हेयर, ओके। तो उनकी कहानी क्या थी? क्या उसमें पेल लेडी थी? हरे की कहानी थोड़ी अलग है। उसमें मिसेस बटलर नाम की एक महिला है। वो सपने में घर देखती है। सालों बाद वो लंदन में बिल्कुल वैसा ही घर देखती है और उसे खरीद लेती है, ये जानते हुए भी कि वो घर हॉन्टेड माना जाता था। लेकिन हरी की ओरिजिनल कहानी में न तो कोई पेल लेडी है और ना ही कोई ऐसी स्पेसिफिक वार्निंग है कि भाग जाओ। तो इसका मतलब श्वार्ट्ज ने हरे की कहानी का बेसिक आइडिया लिया और उसमें अपनी तरफ से ये पेल लेडी का कैरेक्टर जोड़ दिया और वो वार्निंग वाला एलिमेंट पे। दैट्स क्रिएटिव लाइसेंस। एग्जैक्टली, सीम्स लाइक इट। और गैमल की ड्राइंग भी इंटरेस्टिंग है इस हिसाब से। वो चेहरा डरावना तो है पर कुछ लोगों को उसमें एक तरह की सैडनेस या कह लो बेनेवलेंस, मतलब भलाई की भावना, वो भी दिखती है। हाँ, ये तो है। जो कहानी से मैच करता है। जहां वो लूसी को बचाने की कोशिश कर रही है, उसे चेतावनी दे रही है। लेकिन फिर कहानी और बदल जाती है ना? 2019 में जो फिल्म आई स्कैरी स्टोरीज पर आधारित, उसमें ये पेल लेडी बिल्कुल अलग है। फिल्म में तो वो एकदम मेनेसिंग, एक किलर फिगर बन जाती है। याद है वो सीन? वो चक नाम के लड़के को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचती है और फिर उसे अब्जॉर्ब कर लेती है। वो गले लगाने वाली इमेज एकदम टेरिफाइंग है। हाँ हाँ, बहुत डरावना था वो। तो यहाँ उसका वार्निंग देने वाला वो प्रोटेक्टिव एस्पेक्ट बिल्कुल गायब हो गया। गायब हो गया। तो एक ही किरदार देखो, किताब में मददगार या कम से कम चेतावनी देने वाला, और फिल्म में जानलेवा। ऐसा क्यों? हाँ, ये फर्क क्यों? मेरे ख्याल से ये दिखाता है कि अर्बन लेजेंड्स और फोक टेल्स कैसे इवॉल्व होती हैं, कैसे बदलती हैं, जैसे जैसे वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं, किताब से फिल्म में, या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचती हैं। उनका मतलब और रूप बदल सकता है। शायद फिल्म मेकर्स को लगा कि आज के ऑडियंस के लिए एक ज्यादा अग्रेसिव खतरा, एक डायरेक्ट थ्रेट ज्यादा इफेक्टिव होगा। What was once a warning became a killer. इंटरेस्टिंग पॉइंट। एक ही नाम पर किरदार कितने अलग हो गए समय के साथ। चलो अब चलते हैं लिटरेचर की दुनिया में और भी पीछे, 19th सेंचुरी में। Okay. अलेक्जेंडर ड्यूमास, वही जिन्होंने द थ्री मस्केटियर्स और द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो जैसे क्लासिक्स लिखे। उन्होंने भी 1849 में एक कहानी लिखी थी द पेल लेडी नाम से। एंड गेस व्हाट? Okay. ये एक वैम्पायर स्टोरी है। बिल्कुल, वैम्पायर स्टोरी। कहानी का पहला चैप्टर है द कार्पेथियन माउंटेन्स। ये हमें मिलवाता है हेडविग से। वो एक पोलिश कुलीन महिला है। पोलैंड और रशिया के बीच पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, तो वो सुरक्षा के लिए रोमानिया के कार्पेथियन माउंटेन्स में एक मठ है, सिहास्त्रु मॉनेस्ट्री, वहां जा रही है। माहौल शुरू से ही गॉथिक और टेंस लगता है। पहाड़, मठ, पॉलिटिकल टेंशन। हाँ, और सफर में गड़बड़ हो जाती है, जैसा अक्सर होता है ऐसी कहानियों में। रास्ते में उस पर और उसके साथियों पर हमला होता है। हमलावर है कोस्ताकी नाम के एक मिस्टीरियस युवक और उसके डाकू। सीन काफी केओटिक और डेंजरस हो जाता है। और तभी एंट्री होती है हीरो फिगर की, ग्रेगोरिस का। वो हेडविग को बचाता है। एग्जैक्टली। और यहाँ ड्यूमास अच्छाई और बुराई का कॉन्ट्रास्ट बहुत क्लियरली दिखाते हैं। ग्रेगोरिस का 24 साल का, गोरा, नीली आंखें, नेक इरादे वाला, एकदम दिव्य प्रकृति का। और कोस्टागी 22 साल का, ग्रेगोरिस का सौतेला भाई, काले बाल, काली आंखें और एकदम शैतानी वाइब वाला, डिमोनिक। सौतेला भाई, क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट सेटअप। और हेडविग फौरन ग्रेगोरिस्का की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और कोस्टाकी से नफरत करती है। क्लासिक गॉथिक रोमांस वाला एंगल भी है। कहानी में सिंबलिज्म भी काफी है ना? जैसे वो खाई,
अबिस जिसमें वो लोग फंसते हैं। हाँ, वो नरक का सिंबल हो सकती है। जंगल हमेशा खतरे और अनजानेपन को रिप्रेजेंट करते हैं गॉथिक लिटरेचर में। नदियां अक्सर जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा दिखाती हैं। और कोस्टाकी के डाकुओं का भेड़ की खाल पहनना, ये तो बड़ा अजीब डिटेल है। हाँ, सोर्सेज बताते हैं कि ये सीधा सेटेनिज्म की तरफ इशारा हो सकता है। ड्यूमास माहौल बनाने में माहिर थे। डेफिनेटली। और फिर आता है मेन हॉरर एलिमेंट, द वैम्पायर कर्स। हाँ, कहानी में ब्रैंकोवैन परिवार का जिक्र है, जिन पर श्राप है। उनके एक पूर्वज ने किसी पादरी को मारा था, इसीलिए उस खानदान के लोग मरने के बाद वैम्पायर बन जाते हैं। ओह, और हेडविग को पता चलता है कि कोस्टाकी उसी शापित खानदान से है। आबरे। तो पेल लेडी असल में वैम्पायर है या वैम्पायर का शिकार? कहानी आगे बढ़ती है और हेडविग खुद कोस्टाकी का शिकार बन जाती है। उसे काट लेता है वो। अब उसे बचाने के लिए सिर्फ 15 दिन है। तो फिर कैसे बचेगी वो? बचने का तरीका भी बड़ा स्पेसिफिक है। उसे जीने की स्ट्रॉन्ग विल दिखानी होगी, खुद को भगवान को सौंपना होगा, और जहां वैम्पायर ने काटा है वहां उसी वैम्पायर के खून और मिट्टी का लेप लगाना होगा। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अलग तरह का वैम्पायर लॉर है। फेथ और विल पावर ही बचाव है। हाँ, ये वैम्पायर मिथ पे एक बहुत ही क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव है। ये ब्राम स्टोकर की ड्रैकुला से भी पहले की कहानी है, ध्यान दो। सही कहा। और इसमें वो मोरलाच गीत का क्या चक्कर है? कोई गाना भी है? हाँ, कहानी में हेडविग के साथ ही एक लोकगीत गाते हैं। सोर्सेज बताते हैं कि ये गीत फोरशैडोइंग का काम करता है, मतलब भविष्य का संकेत देता है। उसमें एक डाकू के मरने के 3 दिन बाद वापस जिंदा होने और उसकी नीली आंखों का जिक्र है। नीली आंखें? ग्रिगोरिस्का की तरह या कुस्ताकी? शायद कुस्ताकी की तरफ इशारा है, जिसके बाल और आंखें नीले काले बताए गए हैं। ये डिटेल कहानी में और सस्पेंस और मिस्ट्री जोड़ता है। कमाल है। तो ड्यूमास की पेल लेडी एक प्रॉपर गॉथिक हॉरर है, जिसमें रोमांस, रिलीजन, सिंबलिज्म और वैम्पायर मिथ सब कुछ मिला हुआ है। ये अब तक देखी गई पेल लेडी से काफी अलग है। बिल्कुल। डेल टोरो का पेल मैन पॉलिटिकल एलिगोरी है। स्कैरी स्टोरीज की पेल लेडी एक वार्निंग या थ्रेट है, और ड्यूमास की पेल लेडी एक गॉथिक वैम्पायर कहानी का हिस्सा है। तीनों कितने अलग कॉन्टेक्स्ट में है। तो अब हमने ये स्पेसिफिक कैरेक्टर्स देख लिए, पर जैसा हमने शुरू में कहा था, पेल लेडी या वाइट लेडी का आइडिया तो बहुत पुराना और वाइड स्प्रेड है, दुनिया भर में मिलता है। ये लोक कथाओं में कैसे दिखती है? विकिपीडिया जैसे सोर्सेज भी बताते हैं कि ये दुनिया भर में पाई जाने वाली एक कॉमन गोस्टली फिगर है। एकदम सही कहा। ये एक ग्लोबल आर्केटाइप है, मतलब एक ऐसा मूल रूप जो कई संस्कृतियों में पाया जाता है। यूजुअली एक महिला का भूत होता है सफेद कपड़ों में, अक्सर ग्रामीण इलाकों मतलब रूरल एरियाज में दिखती है, और उसकी कहानी किसी न किसी ट्रेजेडी से जुड़ी होती है। कोई एक्सीडेंट, मर्डर, सुसाइड या प्यार में धोखा। हर कल्चर में इसका अपना वर्जन मिल जाता है। जैसे? कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्या? हाँ, बहुत हैं। ब्राजील में डामा ब्रांका या मुलेर दी ब्रांका, वुमन इन वाइट है। माना जाता है कि ये उन औरतों का भूत है जो या तो बच्चे को जन्म देते समय मरी या किसी हिंसक तरीके से वायलेंट डेथ हुई हो जिनकी। ओह, पूरी दोनों हो सकती हैं। कभी बच्चे के जन्म में मदद करती हैं, कभी लोगों को सजा देती हैं या रास्ता भटका देती हैं। अच्छा, तो ये हमेशा बुरी नहीं होती। और यूरोप में? मिडिवल टाइम्स में भी कुछ था। हाँ, मध्ययुगीन यूरोप में माना जाता था कि वाइट लेडी अक्सर किसी परिवार के सदस्य की मौत से ठीक पहले नजर आती है, जैसे कोई एंसेस्ट्रल स्पिरिट हो जो चेतावनी दे रही हो। बाप रे, ओमन की तरह। हाँ बिल्कुल। जर्मनी में होहेंजोलरेन शाही परिवार के कैसल से जुड़ी कहानियां हैं। वहाँ वाइट लेडी का दिखना बैड लक का संकेत माना जाता था। कहते हैं ये कुनगुंडे ऑफ ऑर्लामुंडे या बर्था ऑफ रोजनबर्ग जैसी हिस्टोरिकल फिगर्स का भूत हो सकती है। बर्लिन के रॉयल पैलेस में भी इसके दिखने की रिपोर्ट्स हैं। इंटरेस्टिंग। और अमेरिका में भी हैं ऐसी स्टोरीज। बिल्कुल। कैनेटिकट का यूनियन सेमेट्री बहुत फेमस है अपनी वाइट लेडी के लिए। कहते हैं रात में दिखती है। कैलिफोर्निया के कैलिगो गोस्ट टाउन, जो अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वहां भी एक वाइट लेडी की कहानी है। और वेल्स यूके में वाइलाडी वेन है, जो कहते हैं छुपे हुए खजाने की रक्षा करती है, लेकिन अगर कोई उससे बात करने की कोशिश करे तो खतरनाक हो सकती है। तो इन सब लोक कथाओं में कॉमन क्या निकल कर आ रहा है? कॉमन थीम्स हैं दुख, लॉस, बेवफाई, इनफिडेलिटी, मौत, और अक्सर एक चेतावनी, वार्निंग, या आने वाले दुर्भाग्य का संकेत, ओमेन। ये दिखाता है कि वाइट लेडी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक कल्चरल सिंबल है जो हमारे कलेक्टिव फियर्स और एंजाइटीज को रिफ्लेक्ट करता है। ये दुख और अन्याय की मारी हुई आत्मा का प्रतीक है, लॉस्ट सोल। कैरी स्टोरीज की चेतावनी या खतरे वाली पेल लेडी,
डुमास की वैम्पायर पेल लेडी और दुनिया भर की लोक कथाओं की ट्रैजिक व्हाइट लेडी, इन सब में कॉमन थ्रेड्स क्या हैं? व्हाट कनेक्ट्स देम ऑल? कुछ तो होगा जो इन्हें जोड़ता है। हाँ बिल्कुल है। एक बड़ा कनेक्शन तो वार्निंग या डेंजर का सिग्नल है। ये बार बार आ रहा है। स्केरी स्टोरीज की लेडी सीधे वार्न करती है। लोक कथाओं की व्हाइट लेडी अक्सर मौत या मिसफॉर्चून का ओमन होती है। डेल टोरो का पेल मैन एक बड़े इंस्टीट्यूशनल डेंजर को सिंबलाइज करता है, चर्च, फैसिज्म। दुमास की कहानी में कोस्टाकी खुद एक फिजिकल डेंजर है, एक वैम्पायर। तो ये डेंजर वाला एलिमेंट काफी स्ट्रांग है। और एम्बिग्विटी भी है ना? मतलब ये स्पष्ट नहीं है कि वो मददगार है या नुकसानदेह। बिल्कुल, स्कैरी स्टोरीज वाली लेडी किताब में हेल्प करती है, फिल्म में मार देती है। लोक कथाओं में भी विटे विविन कभी अच्छी कभी बुरी। ये तय करना मुश्किल है कि इनका इंटेंशन क्या है, और यही चीज डर को और बढ़ाती है, द अननोन। सही कहा। और अगर हम फ्रैंकेनस्टाइन वाले सोर्स से कनेक्ट करें, जिससे हमने शायद पहले भी बात की है, तो कुछ और लिंक्स दिखते हैं। हाँ, दिखते हैं। जैसे मॉन्स्ट्रोसिटी का आइडिया, दानवता का। पेल मैन विचारधारा का बनाया हुआ मॉन्स्टर है। डुमास का वैम्पायर श्राप का नतीजा है। फ्रैंकेनस्टाइन का क्रीचर भी तो बनाया गया था, कंस्ट्रक्टेड था। ये कंस्ट्रक्टेड मॉन्स्ट्रोसिटी का थीम कॉमन लगता है। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। और ओप्रेस्ड फीमेल कैरेक्टर्स का थीम भी। एग्जैक्टली। डुमास की हेजविज खतरे में है, विक्टिम है। पैन्स लैब्रिंथ में ओफेलिया और उसकी माँ कैप्टन विडाल के शिकार हैं। फ्रैंकेनस्टाइन में भी महिला किरदार विक्टिम बनती हैं। ये भी एक पैटर्न लगता है। और रियलिटी वर्सेस फैंटेसी की ब्लरिंग लाइंस, ये भी तो है। हाँ, पैन्स लैब्रिंथ में तो ये सेंट्रल है। क्या ओफेलिया की दुनिया असली है या सिर्फ उसकी कल्पना? स्केरी स्टोरीज की कहानी का नाम ही द ड्रीम है। ड्यूमस की कहानी में भी गॉथिकल एलिमेंट्स रियलिटी को डिस्ट्रॉर्ट करते हैं। ये बताता है कि डर सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी होता है, हमारी परसेप्शन से जुड़ा हुआ। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? ये सब सुनकर लगता है कि ये पेल या व्हाइट लेडी सिर्फ एक भूतिया फिगर नहीं है। ये एक पावरफुल फ्लेक्सिबल सिंबल है जिसे अलग अलग क्रिएटर्स अलग अलग मतलब देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सही। कभी पॉलिटिकल कमेंट्री के लिए, कभी सीधी चेतावनी देने के लिए, कभी गॉथिक हॉरर रचने के लिए, या कभी कभी सिर्फ एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की तरह जो हमें हॉन्ट करती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल, ये हमारी कल्चर का हिस्सा बन चुकी है। कहानियों में, फिल्मों में, आर्ट में, यहाँ तक कि इंटरनेट मीम्स में भी जिंदा है। हाँ। तो आज हमने देखा कि पेल लेडी का कॉन्सेप्ट कितना वर्सेटाइल है और कितना परसिस्टेंट, मतलब कितनी सदियों से चला आ रहा है। बिल्कुल। फिल्मों से लेकर लोक कथाओं तक ये अलग अलग रूपों में हमारे डर और हमारी कल्पनाओं को आवाज देती है। बिल्कुल। हर कहानी, हर इंटरप्रिटेशन अपने साथ एक अलग हिस्ट्री लेकर आती है, एक अलग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और एक अलग इमोशनल वेट। ये दिखाता है कि हम इंसान डर, चेतावनी और सोशल इश्यूज को कैसे प्रोसेस करते हैं कहानियों के जरिए। ये किरदार एक आईना बन जाते हैं जिसमें हम अपने समय के डर देख सकते हैं। और ये सोचने वाली बात है कि ऐसी कहानियां समय के साथ खत्म क्यों नहीं होती? Why do they persist? क्यों हम आज भी इन पेल फिगर से इतने फैसिनेटेड होते हैं? शायद ये हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस के किसी गहरे कोने को छूती हैं, उन सवालों को कुरेदती हैं जिनका जवाब हमें नहीं मिला, या उन डरों को सामने लाती हैं जिनका हम नाम नहीं लेना चाहते। हाँ, ये भूतिया किरदार शायद हमें कुछ याद दिलाने आते हैं बार बार। Something we need to remember or confront. Okay, so we hope you liked today's mystery. For more such talks, subscribe to our channel Phantom Dastan.